बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड पढ़ते हैं। सही है, तो इसमें पहले है प्लेस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले ये लोग ये कहते हैं ना इसमें कि जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है वो मॉड्यूलस की नज़दीक जो बेसिलर मेम्ब्रेन का बेस पार्ट होते हैं उसको वाइब्रेट करता है, और लो फ्रीक्वेंसी वाले जो होते हैं ना मॉड्यूलस से आगे जो एपेक्स पार्ट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन होता है उसको वाइब्रेट करता है, और जो मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं वो इन दोनों के दरमियान वाले रीजन को वाइब्रेट करते हैं। और फिर ये बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेशन के साथ डिफरेंट हेयर सेल्स एक्टिवेट करते हैं, जिससे फिर पेरिफेरल प्रोसेस जाती है स्पाइरल गैंग्लियन में, ये एक्शन पोटेंशियल फिर थ्रू सेंट्रल प्रोसेस आ जाती है हमारे ब्रेन स्टेम में, जहां पर इनके सेंटर्स होते हैं डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियर और वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियर, और फिर जाती है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। अब क्या होता है प्लेस प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन स्टेम होते हैं और ऑडिटरी कॉर्टेक्स होते हैं मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें स्पेसिफिक न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइट होते हैं बाय स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लेट से 15K का फ्रीक्वेंसी होते हैं, यहाँ पर जो सेंटर्स होते हैं वहां पर अलग न्यूरॉन एक्साइट करेगा। फिर ये न्यूरॉन उन एक्साइटेशन से क्या मालूम करते हैं पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन की, बेसिलर मेम्ब्रेन पर ये कहाँ पर वाइब्रेट हुए है। सही है, तो इसी तरह ये क्या करते हैं डिफरेंट न्यूरॉन यहाँ पर एक्साइट होकर यहाँ बेसिलर मेम्ब्रेन का फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं कि कहाँ पर ये वाइब्रेट हो गया, और उससे इंटर्न ये क्या है, ये इनडायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन है किस चीज की फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह ये एक डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड है, साउंड की फ्रीक्वेंसी की, जिसको कहते हैं प्लेस प्रिंसिपल। लेकिन इस प्लेस प्रिंसिपल की एक लिमिटेशन है। वो क्या लिमिटेशन है कि इस बेसिलर मेम्ब्रेन में एज लो एज 200 तक की फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, 200 से बिलो नहीं होता। तो फिर जब ये फेल हो जाए फिर क्या जाता है, एक और प्रिंसिपल आ जाए जिसको बोलते हैं ओली प्रिंसिपल। ओली प्रिंसिपल क्या करते हैं कि जो 20 साइकिल पर सेकंड का फ्रीक्वेंसी होता है या 15 ऑलमोस्ट फ्रॉम 2000 बिलो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस प्रिंसिपल से डिटेक्ट होते हैं। मतलब हमारा कॉर्टेक्स इससे डिस्क्रिमिनेट करता है। इसकी जो टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट है। कहते हैं ना कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड लेस देन 200 को किस तरह डिटेक्ट हुए, मेनी न्यूरॉन्स कंबाइन टू कोड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ये इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक लो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। इसी है ये क्या करते हैं, हमारे जो कोक्लियर नर्व के पेरिफेरल प्रोसेस की न्यूरॉन है उसमें अलग अलग न्यूरॉन एक्साइट करते हैं। मतलब न्यूरॉन नंबर 1 जो होते हैं ना वो ये वाला जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आ रहा है वो ये वाला जगह एक्टिवेट करते हैं, फिर ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। तो ये न्यूरॉन नंबर 1 जो होते हैं ना ये इस लो साउंड वेव्स की इस 3 पॉइंट्स पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं। फिर उसमें एक और न्यूरॉन होगा वो इस अलग पॉइंट पर एक्साइट हो जाएगा, और एक अलग न्यूरॉन होगा वो इस पॉइंट पर। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं लेकिन हमने 3 कर लिया। अब ये जो न्यूरॉन एक्साइट होते हैं ये आउट ऑफ फेज होते हैं। मतलब ये अगर हम देखें ना इन दोनों के दरमियान, तो इस रीजन पर सिर्फ न्यूरॉन नंबर 1 एक्साइट हुआ है और 2 और 3 नहीं हुआ है। फिर इस रीजन पर अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूरॉन एक्साइट हुआ और इस रीजन में क्या सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर न्यूरॉन एक्साइट हुआ है, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज। फिर ये जो इम्पल्सेस होते हैं ये जाते हैं कहाँ पर, थ्रू द कोक्लियर नर्व, हमारे ब्रेन स्टेम के कोक्लियर न्यूक्लियाई में। ये कोक्लियर न्यूक्लियाई का एक फंक्शन कर इनको सिंक्राइज करते हैं, सम करते हैं और टोटल कर देते हैं। तो जब इनको टोटल कर देते हैं तो इस तरह एक वेव बन जाती है। सही है, जब ये यहाँ पर फिर इन कोक्लियर नर्व से जाती है आगे हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स को ये इस तरह दिखाई देता है जिस तरह की एक वेव आई हो लो फ्रीक्वेंसी की। तो इसी तरह हमारे कॉर्टेक्स जो होते हैं ना लो फ्रीक्वेंसी की डिटर्मिनेशन करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। और ये प्रिंसिपल पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अगर इस बेसिलर मेम्ब्रेन के एपिकल पार्ट जो कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड डिटेक्ट करता है, अगर ये हम क्या करते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर भी जो एलिमिनेशन ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी होती है वो मतलब नहीं होती, वो इफेक्ट नहीं होती इतनी ज्यादा। एक होता है फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल, ये भी लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए है लेकिन ये यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। फिर आज आगे आ जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ लाउडनेस। तो लाउडनेस के लिए इन्होंने 3 तरीके लिखे। एक, जब लाउडर साउंड आते हैं, लाउडर साउंड का मतलब ये है कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो हाई है, और फिर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो है डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब हाई एम्पलीट्यूड, हाई इंटेंसिटी और लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। तो जब लाउड साउंड आ जाते हैं तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन खास कर देते हैं, और जब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन खास करे तो जाहिर बात है यहाँ पर जो हेयर सेल्स पड़े रहेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और इसी तरह उसमें जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब हाईली एक्साइटेड हो जाएंगे, और इसी तरह जो नर्व एंडिंग होंगे वो भी हाईली एक्साइटेड हो जाएंगे एट रैपिड रेट। सही है, तो ये जो लाउडर फ्रीक्वेंसी होगा वो इस तरह हाई इंटेंसिटी के साथ चला जाएगा थ्रू द ऑडिटरी पाथवे टू कॉर्टेक्स, और इस तरह हम लाउड साउंड डिटेक्ट कर देते हैं। अब ये तो एक हेयर सेल को भी हाईली एक्साइट करता था, दूसरे में क्या है कि जब हाई एम्पलीट्यूड आ जाए ना तो वो मोर हेयर सेल एक्साइट करते थे। पहले पॉइंट में हेयर सेल को हाईली एक्साइट कर देते हैं, और फिर ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ हेयर सेल्स जो एक्साइट होते हैं वो भी ज्यादा है। तो जब इनको हम सम करें ना, टोटल करें, तो इनका जो समीशन बनेगा इंटेंसिटी का वो भी हाई बनेगा, तो वो भी इस तरह हमारे कॉर्टेक्स
लाउडली क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तीसरी बात क्या कहते हैं कि जो 90% इम्पल्स जाता तो वो बाई इनर सेल हेयर सेल एक्टिवेशन जाता था और 10% आउटर हेयर सेल से। इस लाउड साउंड क्या करते हैं, ये आउटर हेयर सेल को भी ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, तो इसलिए हाई इंटेंसिटी का इम्पल्स जाते हैं थ्रू द ऑडिटरी पाथवे और ये भी क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ लाउड साउंड कर देता है। इसके बाद आ जाते हैं पावर ला। ये जो पावर ला है ये बुक में अजीब तरह की एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आसानी से। दो जो होते हैं ना, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन है जो थ्योरी में लिखे है। एक जो लिखते हैं वो कहते हैं ना कि चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ एनी सेंसरी इंपल्स वो होता है प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्चुअल मतलब ओरिजिनल इंटेंसिटी जो होती है उसकी इनवर्स पावर फंक्शन। इसको पावर फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 1/n है, पावर पर से है। इसकी दूसरा क्या कहते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं क्यूबिक अंडर द रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये दो जो होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे जो कोर्स होते हैं उसमें कैलकुलेशन नहीं आते। लेकिन ये इस लॉ का मकसद क्या है, ये हमारे डिटेक्शन ऑफ चेंज इन लाउडनेस को करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कब होगा, जब दो साउंड वेव्स की इंटेंसिटी के दरमियान 1 ट्रिलियन टाइम्स जो होगा डिफरेंस हो, तो फिर क्या होगा, अच्छी तरह डिस्क्रिमिनेशन कर सकेगा हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अब आगे यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ये साउंड इंटेंसिटी के बारे में लिखे तो दो तरह की यूनिट है, एक जो होता है वो बिल होता है, दूसरा डेसिबल होता है। पहले क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी के लिए जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी की रेंज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा कि 1 ट्रिलियन के डिफरेंस जो होते हैं वो हम अच्छी तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि लेट सपोज अगर 10 टाइम्स इंक्रीज आ जाए इंटेंसिटी में, तो हम log 10 ले लेंगे। ये फार्मूला इन्होंने दिया गया हो, तो log 10 जो होगा वो बराबर होगा, एक्चुअल इंटेंसिटी लिखेंगे यहाँ पर, वो बराबर होता है 1 की। तो इस तरह हमें आ जाएंगे इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 इनटू एक्चुअल इंटेंसिटी, या इसके बगैर हम लिख सकते हैं कि 1 बेल। सही है, ये जो यूनिट था। अब इसके बीच कंपैरिजन करते हैं डिसिबल से। डिसी का मतलब है 10 से, है डी का से निकला है, तो 1 बिल बराबर होता है 10 डिसिबल की, या 0.1 बिल बराबर होता है 1 डिसिबल की। तो ये क्या है, कौन सी डिवीजन में लिखा है, ये यहाँ पर इस तरह डिटेक्शन यूनिट में लिखा गया है। अब डिसिबल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लो जो रेंज होता है ताकि हमारे साथ वो रेंज बहुत वाइड हो जाए, मतलब छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा आ जैसे है, तो इसीलिए रेंज वाइड करने के लिए डिसिबल को डिराइव किया। फिर आ जाता है थ्रेशोल्ड पर हियरिंग साउंड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें दो तरह की चीजें याद रखनी होगी हमने, कौन कौन सी। एक याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी की, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड की। तो जहां पर इंटेंसिटी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, और जहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वहां पर इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। तो इस पैराग्राफ में और इस ग्राफ में एक बात कहते हैं कि थ्रेशोल्ड वही फ्रीक्वेंसी है कि जहां पर इतना साउंड इंक्रीज हो जाए कि हमें सुनाई दे दे। जिस तरह पहले कोई बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं, हमें सुनाई नहीं दे, फिर थोड़ा इंक्रीज करे, जब वो हमें सुनाई देने लगे उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल से है ऑफ फॉर हियरिंग साउंड। अब जब 3000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो उनकी जो इंटेंसिटी होंगी वो कितनी होंगी, 70 डिसिबल होंगी, क्योंकि ये बहुत कम है, तब ये हमें दिखाई देंगे, सुनाई देगी। सही है। फिर जब इसकी उलट क्या होगा कि हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें, 100 साइकिल करें, तो इसको सुनने के लिए हमने क्या करना होगा, इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होगा अबाउट 10,000 टाइम्स, तब हमें दिखाई देगी। तो इस पैराग्राफ में यही बातें कह रहे हैं कि जो रीड होते हैं ना, ये थ्रेशोल्ड है, इस तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और ये एम्पलीट्यूड है। तो अगर हम इस तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो थ्रेशोल्ड के लिए जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू होते हैं ना वो डाउन होता है। प्रेशर डिसेबल ये इंटेंसिटी डिनोट करते हैं। तो जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई है तो क्या है, जो इंटेंसिटी है वो लो है। जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम किया गया है तो इस जगह पर जो इंटेंसिटी फॉर थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई हो गया है। सही है, ये यहाँ पर भी डिसिबल में डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग। सबसे पहले बात है कि हमारे ईयर्स जो होते हैं यंग्स में वो 20 to 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल लाउडनेस होती है उसकी इंटेंसिटी 60 डिसिबल होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज करते हैं फ्रॉम 500 to 5000। लेकिन जो इंटेंस साउंड होते हैं, लाउड साउंड होते हैं, उनकी फिर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर देती है, और उनके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा बढ़ता है। कितने तक बढ़ता है, 20 to 20,000 बढ़ता है। जब ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज में एक बात होती है कि हमारा जो
जो स्टेपीज था ना, स्टेपीज का ये फेस प्लेट था, ये यहाँ पर क्या था, ओवल विंडो के थ्रू इस कॉक्लियर सिस्टम के साथ कनेक्ट था। लेकिन किस चीज के थ्रू ये कनेक्ट है, एनुलर लिगामेंट के साथ। तो एज के साथ साथ ये एनुलर लिगामेंट स्टिफ होते जाते हैं और ये जॉइंट जो थे वो ये भी काम करना छोड़ देते हैं, जिस तरह ये प्रिसाइजली करता था। तो इस तरह ओल्ड एज में क्या हो जाती है, ये रेंज थोड़े शॉर्ट टर्म हो जाती है और ये 50 to 80,000 साइकिल के दरमियान सुन सकता है। जब इससे आउट हो तो बंदा मतलब उसको सुनाई नहीं देता। तो इसलिए एज के साथ हमारे कान जो होती है उसकी एबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अब आगे लेक्चर में सेंट्रल ऑडिटरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद और बहुत आसान भी है। अल्लाह हाफिज।